ओके, तो चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हमारा कंटिन्यू हो रहा है। इसमें दो ट्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं जो बिजनेस ने अपनाए हैं। पहला है ई बिजनेस और दूसरा है आउटसोर्सिंग। राइट। सो ई बिजनेस हम पूरा कवर कर चुके थे। आउटसोर्सिंग का इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ एंड इट इज़ रिकमेंडेड एंड इट इज़ मैंडेटरी कि पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखो आउटसोर्सिंग का, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद ही ये लेक्चर देखना क्योंकि वहां मैं पूरा बेस बना चुका हूँ। यहाँ पे हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं आउटसोर्सिंग को रिलेटेड। पहला नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग, दूसरा नीड फॉर आउटसोर्सिंग और तीसरा होगा कंसर्न्स इन आउटसोर्सिंग। मतलब आउटसोर्सिंग को लेके हमारे कंसर्न्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। आउटसोर्सिंग का बेसिक बता दूं मैं तुम्हें फिर से इस वीडियो में स्टार्ट करने के लिए। हम कॉन्ट्रैक्ट आउट कर रहे हैं कुछ बिजनेस एक्टिविटी जो कि नॉन कोर है और हमने ये कॉन्ट्रैक्ट आउट किसको किया है, किसी स्पेशलिस्ट को। कोशिश क्या है, टू अचीव एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस एंड लो कॉस्ट बेनिफिट। और इससे हम कर क्या पाएंगे, हम अपना फोकस, अपना अटेंशन ले जा पाएंगे हमारी कोर एक्टिविटीज में जिसमें हम खुद एक्सपर्ट हैं। ये बेसिक था। नेचर, नेचर अगर हम किसी भी टॉपिक का पढ़ते हैं मतलब हम उसके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। तो और आउटसोर्सिंग का कैरेक्टर तुम्हें पहला वाला बहुत आसानी से समझ में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आउट। है ना। कोई भी चीज आउटसोर्सिंग कब होगी, जब ये सारी आइडेंटिटीज उसमें प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहली चीज आउटसोर्सिंग में डेफिनेटली क्या प्रेजेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट आउट। क्या कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है हमने, हमने नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज का कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है। किसको किया है, किसी स्पेशलिस्ट को। और अब सारी जिम्मेदारी इस बिजनेस एक्टिविटी को जो हम खुद करते थे, एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग हम खुद करते थे, लेकिन अब अकाउंटिंग की सारी जिम्मेदारी किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है। वो स्पेशलिस्ट है, उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया। अब वो जाने अकाउंटिंग कैसे करनी है, कब कंप्लीट होनी चाहिए, कब ऑडिट होना चाहिए, वगैरह वगैरह, उसकी जिम्मेदारी है। राइट। तो यहां हम अपनी जिम्मेदारी को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं दूसरों के ऊपर। राइट। कोई स्पेशलिस्ट जो कि अब उस जिम्मेदारी को उठाएगा, ऐसा वैसा पर्सन नहीं, हाँ, स्पेशलिस्ट। राइट। दूसरी बात, जनरली, जनरली का मतलब है मैं हर बार की गारंटी नहीं ले सकता, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम लोग अपनी केवल नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी को ही कॉन्ट्रैक्ट आउट करते हैं क्योंकि कोर बिजनेस एक्टिविटी में वो खुद एक्सपर्ट होते हैं और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट आउट नहीं करना चाहेंगे। सो नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी, ये दूसरा कैरेक्टर है कि आउटसोर्स केवल वही एक्टिविटी हो सकती है जो नॉन कोर हो। तो पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है किसी स्पेशलिस्ट को। आउटसोर्सिंग की पहचान क्या है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है किसी स्पेशलिस्ट को, ये पहली पहचान। दूसरा, जो एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशलिस्ट को दे दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दी गई है, वो केवल नॉन कोर एक्टिविटीज थी। तीसरा, एग्जाम्पल के लिए तीसरा नहीं, ये नॉन कोर का एग्जाम्पल लिखा है मैंने अकाउंटिंग। देखो हर बिजनेस के लिए नॉन कोर नहीं होती अकाउंटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अकाउंटिंग नॉन कोर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए अकाउंटिंग नॉन कोर है। कोई ट्रेडर है, दुकान चला रहा है, उसके लिए अकाउंटिंग नॉन कोर है। तो ये पहचान और ये अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस से होती है कि बिजनेस की कोर एक्टिविटी क्या है और नॉन कोर एक्टिविटी क्या है। आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और थर्ड पार्टी। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज है कि आप आउटसोर्स किसको करोगे। सर अभी आपने कहा ना स्पेशलिस्ट को कर देंगे, हाँ ठीक है, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, बड़ी मतलब बहुत बड़ी, लाइक लाइक रिलायंस, लाइक टाटा। रिलायंस के कितने सारे ब्रांचेस होंगे और कितने सारे प्रोडक्ट में है रिलायंस। या टाटा नमक भी बनाता है, गाड़ी बनाता है, दुनिया भर की चीजें बनाता है ना टाटा। टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में भी था, अभी थोड़ा सा गया है। रिलायंस तो है, जियो। तो ये लोग वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है, एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग, चाहे गाड़ी की बात हो, चाहे नमक की बात हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस की बात हो, चाहे स्टील की बात हो, कोई भी बिजनेस यूनिट की बात हो, उसमें अकाउंटिंग तो लगेगी ना। अकाउंटिंग के लिए दो तरीके। पहला, जो नमक बनाने वाली यूनिट है वो अपनी अकाउंटिंग अलग करवाए, उसके लिए अपना स्टाफ मेंटेन करे।
स्टील वाले अपना स्टाफ मेंटेन करें, कार वाले अपना स्टाफ मेंटेन करें। टाटा का एग्जांपल ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। या फिर एक काम करें, किसी आउटसोर्स कर दे थर्ड पार्टी को, मतलब किसी सीए को काम दे दे। तो एक ऑप्शन तो हो गया खुद काम करो, और दूसरा ऑप्शन हो गया आउटसोर्स कर दो। हम तो आउटसोर्स वाली ही बात कर रहे हैं, तो खुद काम करो तो छोड़ दो सर। तो आप ये कह रहे हो थर्ड पार्टी को काम दे दो। थर्ड पार्टी को काम देने में एक खतरा होता है, वो खतरा है इंफॉर्मेशन लीकेज का। आपकी इंफॉर्मेशन कहीं, और अकाउंटिंग जैसे चीज में तो बहुत ज्यादा खतरा है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके कॉम्पिटिटर तक पहुंच रही हो, इंफॉर्मेशन लीक हो रही हो, जिससे आपको कंपटीशन में नुकसान हो। तो ये तो एक खतरे वाली बात है ना। तो टाटा जैसी कंपनियां क्या करती होंगी, वो अपनी ही एक स्पेशल यूनिट बनाती है, उस यूनिट में केवल अकाउंटिंग होती है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एम्प्लॉय रख लेते हैं, फिर उस यूनिट में ही अकाउंटिंग होती है। वो किसी बाहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम नहीं देते। वो जॉब पे रख लेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, 50 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक साथ काम पे रखे, और बोला तुम हमारी सारी यूनिट, नमक की भी, कार की भी, स्टील की भी, सारी यूनिट के लिए तुम करो अकाउंटिंग। एक यूनिट, समझ रहे हो ना। तो पहले बहुत सारी यूनिट थी, इनमें एक नई यूनिट बनाई उसमें, अकाउंटिंग यूनिट, और इन सबको ये सर्विस प्रोवाइड कर देगी। ये भी घर की ही यूनिट है, हमारी ही यूनिट है। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल के लिए टाटा है, तो ये भी टाटा की ही यूनिट है, जो अपनी ही दूसरी यूनिट्स को स्पेशलाइज सर्विस दे रही है। बाहर नहीं गए हम। ऐसा ऑब्वियसली केवल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही अपने लिए रख सकती हैं, इतने रिसोर्स उन्हीं के पास होते हैं, है ना। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि इनको कॉस्ट से भी उतना मतलब नहीं है, पर छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कॉस्ट बेनिफिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद की यूनिट बनाने की कैपेसिटी होती है, तो उसको नॉन कोर क्यों कहते हैं, वो ऐसा चलते हैं, थोड़ा रिसोर्स कम होता है, टाइम कम होता है। सो वो लोग तो किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। तो देयर आर टू वेज ऑफ आउटसोर्सिंग। एक, अपनी ही कैप्टिव यूनिट बनाओ, अपनी ही कैप्टिव यूनिट, मतलब वो जो स्पेशलिस्ट की यूनिट बनाई है ना, वो भी आपकी है, सीए हायर करके रख लिए, और यहाँ पे एक प्रैक्टिसिंग सीए के पास अपना काम दिया है। बस इतना सा एग्जांपल है। यहाँ पे सीए एम्प्लॉय रख लिए, एग्जांपल बेस बना रहा हूं मैं अकाउंटिंग सर्विस का, और यहाँ पे प्रैक्टिसिंग सीए यूज किया जो इंडिपेंडेंटली काम करता है। ओके, सो ये दो तरीके होते हैं आउटसोर्स करने के। एक बार रीड करवा देता हूं। जो बहुत ही बड़ी कंपनियां होती है, मींस लार्ज कंपनी, जिसके डाइवर्स प्रोडक्ट और मार्केट है, जैसे मैंने कहा कि उनका कार का भी बिजनेस है, नमक का भी बिजनेस है, एटसेट्रा, वो अपनी ही अंदर एक सेपरेट यूनिट क्रिएट करते हैं। देखो क्या वर्ड लिखा है, किसी और की यूनिट नहीं, अपनी ही क्रिएट करते हैं। एक सेपरेट यूनिट क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल किया, और उसके अंदर एक्सपर्ट रख लिए टू सर्व अदर यूनिट्स ऑफ द कंपनी। तो टाटा की ही दूसरी यूनिट्स को ये अकाउंटिंग यूनिट सर्व करेगी। एग्जाम्पल है बीपीओ। एक तो मैंने अकाउंटिंग का दे ही दिया तुम्हें, दूसरा एग्जाम्पल जो बुक में दे रखा है वो बीपीओ है। बीपीओ मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट, और तुमने बीपीओ सुने होंगे। ये कॉल सेंटर वाली सर्विस के लिए भी ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। नमक वालों के लिए, कार वालों के लिए, सबके लिए एक ही कॉल सेंटर बनाया, वहीं सबको बिठा दिया, सारे एम्प्लॉय को। अब किसी की कस्टमर की कंप्लेंट आती है तो उसी यूनिट में आती है। कार वाली यूनिट, नमक वाली यूनिट अपने अपने कॉल सेंटर नहीं चला रहे, एक सिंगल कॉल सेंटर सारे प्रोडक्ट की कंप्लेंट सुन रहा है कस्टमर की, और रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ये बीपीओ उसका दूसरा एग्जांपल हो गया। और ये कैप्टिव यूनिट है, मतलब ये यूनिट एक्चुअली टाटा नहीं रखी है, और इसके एम्प्लॉय भी टाटा के ही है। अदर ऑप्शन क्या होता है, आप सारा काम थर्ड पार्टी को सौंप दो। थर्ड पार्टी मतलब यहाँ जो बीपीओ होगा एग्जांपल के लिए, वो बीपीओ किसी और का है, टाटा वालों का नहीं है, पर उनको काम सौंप दिया है कि कंप्लेंट आप सुनो और कंप्लेंट को रिकॉर्ड करो, रजिस्टर करो, फिर हमारे एम्प्लॉयज या इंजीनियर से कम्युनिकेट करो, जो भी होगा हम रिजॉल्व करेंगे, या हमारी टीम से कम्युनिकेट करो। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा और मैं समझा देता हूँ। थर्ड पार्टी में एक्चुअली दो कैटेगरी होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आप किसी बिजनेस को ढूंढ रहे हो, ऐसे किसी स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहे हो, किसी वो एक ही काम में स्पेशलिस्ट है, एक
सिर्फ एक। तो एक का मतलब ये है, और वर्टिकल का मतलब है यही, यहाँ कई सारे काम आएंगे, ये वर्टिकल बना। तो सिंगल प्रोसेस, और यहां पे है किसी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है। आप कौन सा वाला एक्सपर्ट ढूंढ के लाए हो, एक प्रोसेस का एक्सपर्ट या पूरी इंडस्ट्री का एक्सपर्ट जिसमें वेरियस प्रोसेसेस हैं, वेरियस प्रोसेस, जिसे परचेस का भी एक्सपर्ट है, सेल का भी एक्सपर्ट है, वगैरह वगैरह वगैरह, या अकेला केवल कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट है। तो जो कुछ प्रोसेस का एक्सपर्ट होता है, जैसे एचआर के लिए ऐसा एक्सपर्ट ढूंढा है जो केवल एक प्रोसेस में एक्सपर्ट है, तो हॉरिजॉन्टल नेचर का थर्ड पार्टी है, एक ही प्रोसेस का एक्सपर्ट है, उसी को आपने हायर किया है। और अगर आपने कोई इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हायर किया है तो वो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेस वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का डिफरेंस। अगर कोई डाउट आए इस पे फर्दर तो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं, बस इतना समझो ये सिंगल प्रोसेस है और ये इंडस्ट्री है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसेस कवर होंगे। आगे चलते हैं, नीड फॉर आउटसोर्सिंग। हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है, वाई वी नीड? बहुत सिंपल से आंसर है इसके। हम अपना अटेंशन फोकस करना चाहते हैं कोर एक्टिविटीज पे, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है। तो ये हमारा पहला रीजन है। कोई पूछे आपसे क्यों कर रहे हो आउटसोर्सिंग, ताकि हम कोर कंपिटेंसी पे फोकस कर पाए। कोर कंपिटेंसी मतलब जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है। और अगर हम कोर कंपिटेंसी पे फोकस करेंगे तो हम ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। एफिशिएंटली का मतलब होता है ज्यादा लो रिसोर्सेज में बेटर प्रोडक्शन, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अचीवमेंट ऑफ गोल्स। ये बात मैंने पहले भी तुम्हें समझाई है, ये वर्ड जहां भी आए उनके यही मतलब होते हैं। तो हमारे टारगेट भी अकम्प्लिश हो पाए और हम कम से कम रिसोर्सेज में प्रोडक्शन कर पाए। ये दोनों चीजें अचीव हो जाएंगी अगर हम हमारी कोर कॉम्पिटेंसी पे काम कर रहे हैं। तो जिस काम में मैं एक्सपर्ट हूँ वहीं पे तो ये दोनों काम कर सकता हूँ। मेरा टारगेट भी अचीव कर लूंगा और कम से कम कीमत पे कर लूंगा, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ। और जिस काम में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो मेरी नॉन कोर एक्टिविटी है, वो काम किसी एक्सपर्ट को सौंपना है। ये मेरा दूसरा टारगेट है। टू अचीव एक्सीलेंस। एक्सीलेंस कब अचीव होता है? देखो, दो तरह की बिजनेस एक्टिविटी थी। एक थी कोर, जिसमें मैं खुद एक्सपर्ट था, तो वहां तो एक्सीलेंस में मेरी खुद की जिम्मेदारी है। जिन काम में मैं एक्सपर्ट नहीं था वो काम मैंने किसी एक्सपर्ट को सौंप दिए, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वहां एक्सीलेंस लाके दे। तो यहां मैंने एक्सीलेंस ले लिया, वहां उनसे ले लिया, दोनों जगह एक्सीलेंस हो गया। टू अचीव एक्सीलेंस, ये दूसरा इंटेंशन है कि हमारे किसी भी बिजनेस एक्टिविटी में हम कमजोर ना रहें, हम शॉर्ट ना रहें, कंपटीशन में हम पीछे ना रहें, हम एक्सेलेंट रहें। तो जो जिस काम में आप एक्सपर्ट हो आप करो, और जिसमें नहीं हो वो किसी एक्सपर्ट को दे दो, आप मत करो। दिस इज द दिस इज द आइडिया बिहाइंड आउटसोर्सिंग। इसलिए हमें नीड है। तो फोकस व्हाट दे कैन डू और व्हाट वी कैन डू, मतलब एज अ बिजनेस वहां पे फोकस करो, और कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो उन सबको जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो। किसको कॉन्ट्रैक्ट आउट करो? वो भी किसी एक्सपर्ट को कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दो। अगला बेनिफिट क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। नीड क्यों है? क्योंकि ये बेनिफिट हमें मिलता है। हम किसी एक्सपर्ट को जब अपना काम देते हैं और उसके पास उस तरह का काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, तो वो काम जल्दी भी करता है, एक्यूरेट भी करता है, और कम कॉस्ट पे भी करता है। सो ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, है ना, सीए के पास तो दिन भर बैठ के अकाउंटिंग ही करवानी है ना उसको अपने एम्प्लॉइज से, तो वो लार्ज स्केल पे काम कर रहा होता है। और कोई भी काम अगर लार्ज स्केल पे किया जाएगा तो पर यूनिट कॉस्ट छोटी होगी। पर यूनिट कॉस्ट छोटी होगी, इसी को बोला जाता है इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट। तो लार्ज स्केल के बेनिफिट मिल जाएंगे हमें, हम अगर उसका हम तो अकाउंटेंट एक एम्प्लॉय रखेंगे या दो एम्प्लॉय रखेंगे अकाउंटेंट, उन एक या दो एम्प्लॉय के लिए हमें कितना सिस्टम बनाना पड़ेगा। उनके लिए अलग से कंप्यूटर ला के दो, उनके ऊपर वॉच रखो, उनकी छुट्टियों का हिसाब रखो, उनकी सैलरी पेरोल का हिसाब रखो, बहुत सारी दुनियादारी। ये सब कुछ नहीं करना है। एक बिल आएगा सीए के यहाँ से, वो बिल देना है बस। सेम थिंग विद द सिक्योरिटी एंड ऑल अदर थिंग्स। अपने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल रखना और किसी सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड मंगाना,
ज़्यादा आसान कौन सा है? सिक्योरिटी एजेंसी से सिक्योरिटी गार्ड मंगाना, छुट्टियां भी नहीं होंगी, एक सिंगल बिल आएगा, आपको कुछ भी मैनेज नहीं करना है, वो लोग डील करेंगे उससे, उनका रोज का काम है, राइट? ग्रोथ थ्रू अलायंस, अलायंस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन बना के काम करना, है ना? तो हम भी एक्सपर्ट और हमने बाकी के काम के लिए भी एक्सपर्ट अपने साथ रख लिया है। तो एक तो नॉलेज शेयरिंग बहुत अच्छे से होती है, नॉलेज शेयरिंग होती है, वो भी एक्सपर्टीज के साथ काम करता है, तो ग्रोथ हो, बिजनेस एक्सपांड होता है। मैंने ये बात पहले भी समझाई कि जब हम अपनी कोर बिजनेस एक्टिविटी पे सारा फोकस ले आए हैं, वो जो फोकस डाइवर्ट हो रहा था, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, हमारा समय दे रहे थे, रिसोर्स लगा रहे थे किसमें? नॉन कोर एक्टिविटीज में, और वो रिजल्ट भी अचीव नहीं हो पा रहे थे। अब वो फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम हो गया, हमारा समय बच गया, हमारे रिसोर्स बच गए, और वो रिसोर्स हमने कोर बिजनेस एक्टिविटी पे लगाए हैं, तो ग्रोथ तो मिलेगी, एक्सपांशन भी होगा, और वो नॉन कोर एक्टिविटीज भी आपको स्पेशलिस्ट कर रहा है, तो वहां गलतियां भी नहीं हो रही हैं। सो ग्रोथ होती है इस अलायंस की वजह से। अलायंस मतलब हमारा और हमारे साथ जिसको हमने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है वो स्पेशलिस्ट, हम दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बन गया, जिसकी वजह से हम ये फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे सेविंग हो रही है, आउटसोर्सिंग की वजह से किस रिसोर्स सेव हो रहे हैं, प्लस नॉलेज शेयर हो रहा है, एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं, उस स्पेशलिस्ट से आप सीखते हो कई सारी चीजें, राइट? नेक्स्ट, बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये ओवरऑल इकोनॉमी पे असर डालता है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस ट्रेंड ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। जिन भी देशों में प्रॉपरली आउटसोर्सिंग हो रही है, वो देश तेजी से ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वहां रिसोर्स का वेस्टेज होना बंद हो गया, क्योंकि जो काम स्पेशलिस्ट का है वो काम स्पेशलिस्ट ही करता है, हर कोई उसको ट्राई नहीं करता है खुद के लेवल पे। सो रिसोर्स का वेस्ट कम होगा तो ऑब्वियस समझ रहे हो तुम, आउटपुट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पूरी इकोनॉमी की एज अ होल बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से नए नए बिजनेस ओपन किए हैं लोगों ने, नए नए वेंचर्स स्टार्ट हुए हैं, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्रीज हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है, और एक्सपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है इन अलायंस की वजह से। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट, ट्रिपल ई याद रखो, राइट? सो नीड फॉर आउटसोर्सिंग हमारा कवर हो गया कि हमें आउटसोर्सिंग की जरूरत क्यों है। अब हम लास्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, इसको फिनिश कर देते हैं। आउटसोर्सिंग में खतरा क्या है सर? देखो, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, ये बात मैंने तुम्हें पहले भी कही, आउटसोर्सिंग भी परफेक्ट नहीं है, आउटसोर्सिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करनी पड़ेगी अगर हमें ये चॉइस लेनी है आउटसोर्सिंग की। और ये चॉइस, अगर ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है तो प्लीज आउटसोर्सिंग मत करो। एग्जाम्पल के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर आपके बिजनेस की कॉन्फिडेंशियलिटी लीक होने का खतरा है और आपको लगता है कि आप उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे और आप आउटसोर्सिंग करोगे, तो एक्चुअली आपके कॉम्पिटिटर्स आपकी इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको ही कंपटीशन में हरा देंगे। हर बिजनेस के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट नहीं होती, या उसकी डिग्री वेरी करती है, इंपॉर्टेंट होती है चलो सबके लिए, पर डिग्री बहुत वेरी करती है। सो जब हम किसी को आउटसोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अगर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो वहां रिस्क जरूर आएगी कि कहीं वो इंफॉर्मेशन लीक ना हो जाए। ये प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है आउटसोर्सिंग में, और इसके लिए चेक एंड बैलेंस लगाने पड़ते हैं। चेक एंड बैलेंस लगाने का मतलब है कि आप इस तरह के सिस्टम क्रिएट करो कि सामने वाला ऐसा करने के पहले डरे, सोचे। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है कि भाई आप मेरी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, अगर आपने इन्फॉर्मेशन लीक की और उसके एविडेंस पाए जाते हैं तो मैं आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता हूँ, डैमेजेस क्लेम कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोशिश करते हैं लोग, और आपको लगता है कि आपकी कोशिश से ये चीज हैंडल हो जाएगी तो ही आउटसोर्स करो। दूसरा, स्वेट शॉपिंग, ये थोड़ा सा एथिकल इशू है, इस चीज को समझो जरा। देखो, दो तरह के देश होते हैं, एक अमेरिका जैसे और एक इंडिया जैसे। अमेरिका जैसे लोग क्या करते हैं कि तुम्हें पता है ना, सारे जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं सब अमेरिकन कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट हो, फेसबुक हो, ठीक है ना, और इवन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर लो तो मैकिन्टॉश हो जो एप्पल यूज करता है। इन पर तुम जानते हो कि ज्यादा लेबर फोर्स, सबसे बड़ी लेबर फोर्स इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है एट द मोमेंट, अगर कंट्री वाइज देखा जाए कि वर्ल्ड में, कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में सबसे बड़ी लेबर फोर्स इंडिया की है।
यहां के लोगों से वो लोग काम कराते हैं। जो थिंकिंग वाला पार्ट होता है सब कुछ वही लोग हैंडल करते हैं पूरे सिस्टम का, और जो डूइंग वाला पार्ट होता है वो इंडिया में कराते हैं। तो थिंकिंग वाला वहां हो रहा है और डूइंग वाला यहाँ हो रहा है, और सालों से हो रहा है, 10 साल 15 साल 20 साल हो गए, पर अभी भी हमने उस लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर पाए क्या? हम अभी भी जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन सॉफ्टवेयर ही है, क्योंकि हमें वो स्किल और कैपेसिटी आ ही नहीं पाई, क्योंकि हम जो रिपीटेडली काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? डूइंग थिंग्स पे। थिंकिंग वाले कुछ लोग होते भी हैं तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो लोग उन्हें इतना अच्छा ऑफर देते हैं, जैसे आप बोलो कि गूगल का सीईओ तो सर सुंदर पिचाई, हाँ तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, वो लोग अपने आप बुला लेते हैं। अब थिंकिंग वाले बंदे होगे तो तुम्हें बुला लेंगे वो, तुम अमेरिका शिफ्ट हो जाओगे, तुम वहीं की कंपनी में काम करोगे और उनके साथ बैठ के थिंकिंग में शामिल हो जाओगे। डूइंग वाले रहोगे तब तक ही इंडिया में रहोगे। पॉलिटिक्स है, नो डाउट। तो इस चीज को समझो कि ऐसी कंट्री जो लेबर फोर्स प्रोवाइड कर रही है, मैन पावर प्रोवाइड कर रही है, वो केवल डूइंग स्किल ही डेवलप कर पाती है। नो डाउट आप डूइंग स्किल में उनसे बहुत अच्छे हो, दिन भर बैठ के काम कराओ तुमसे 12 घंटे 16 घंटे, सोचना नहीं है तुम्हें, गधों की तरह काम करते रहो, उसमें अच्छे हो, डिसिप्लिन्ड हो, छुट्टी भी नहीं मनाओगे, दिवाली वाले दिन बुलाएंगे तब भी आओगे। वो सैटरडे फ्राइडे की नाइट को अगर वो बंद करके गए सैटरडे संडे कोई नहीं बुला सकता उनको, नॉट पॉसिबल। ये जो डिफरेंस है ये क्रिएट होता है आउटसोर्सिंग। वो आपको इसी नजर से देखते हैं, लो कॉस्ट पे काम करके दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एक तरह से वो स्वेट शॉपिंग कर रहे हैं। स्वेट मतलब पसीना, शॉपिंग मतलब, है ना, वो पसीना नहीं बहाएंगे तुमसे, एक्सपेक्ट करेंगे उसके पैसे देने हैं तुमसे केवल। थिंकिंग वाला काम तो ऑब्वियसली एक अच्छा काम, वो आपसे नहीं करवाते हो, मौका भी नहीं देते। और अगर आप में वो पोटेंशियल आ गया तो वह अपने साथ आपको शामिल कर लेंगे, इस कंट्री को उसी लॉजिक पे रखेंगे कि यहां पे काम करवाना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हाँ, इसको मैं रीड कर दूं, इतनी ही बात आपको इसमें लिखनी है कि जो ऐसी कंट्रियां होती हैं जहां पे लो कॉस्ट मैनेजमेंट या मैन पावर मिल जाती है, उन कंट्रीज से सिर्फ डूइंग स्किल्स पे काम किया जाता है और वो ही उनके डेवलप हो पाते हैं। उनके अंदर थिंकिंग स्किल्स बिल्ड ही नहीं हो पाते, वो कॉम्पिटेंसी आ ही नहीं पाती। ये प्रॉब्लम है आउटसोर्सिंग की दुनिया में, ऐसा चल रहा है। कुछ देश हैं जो केवल काम करते हैं और कुछ देश हैं जो कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने तुम्हें बता दिया अमेरिका है, राइट? अमेरिका इंडिया का रिलेशनशिप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि स्वेट शॉपिंग होती है अमेरिका से। इसी तरह के और भी एथिकल कंसर्न होते हैं, ये बात और ध्यान से सुनना। ये तो हुई इंडिया और अमेरिका का कनेक्शन बताया मैंने तुम्हें, अब मैं इंडिया और अफ्रीका का कनेक्शन बताता हूँ, वो और खतरनाक है। और वो एक्चुअली अमेरिका के साथ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, फ्रांस वगैरह भी अभी भी कॉलोनीज हैं उनकी अफ्रीका में, जैसे इंडिया कॉलोनी था। वहां के लॉज बड़े कमजोर हैं, वीक लॉज हैं रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर एंड वुमेन लेबर। तो चाइल्ड लेबर और वुमेन लेबर भयंकर कराते हैं वो लोग। और एक तरह से वो नहीं, हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर होते थे, बोले सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलेगी, खाने को खाना मिलेगा, सोने को जगह मिलेगी, काम करते जाओ। दैट काइंड ऑफ थिंग्स वो होती है। इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो ऐसे देशों में कराया जाता है जहां के लॉज बड़े वीक है, और वहां कॉस्ट कटिंग करने के लिए उनको सैलरी भी नहीं दी जाती, और इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हजार्डस फॉर हेल्थ है, तो वो अपने देश में नहीं बनाते। इंग्लैंड वाले फ्रांस वाले अपने देश में नहीं बनाते ऐसे प्रोडक्ट्स, वो बनवाते हैं अफ्रीका में, जैसे इंडिया में बनवाते थे वो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये भी एथिकल कंसर्न है आउटसोर्सिंग के आज की दुनिया के। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने बैक टू बैक दो बता दी तुम्हें। एक इंडिया अमेरिका से बता दी जहां पे मैंने कहा स्वेट शॉपिंग होती है, और दूसरा अमेरिका अफ्रीका से बता दी, या यूरोप अफ्रीका से बता दी, जहां पे एथिकल इश्यूज है, जहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता है
जहां पे वीक लॉस का फायदा उठाया जाता है और चिल्ड्रन और वुमेन से लेबर करवाई जाती है और उतना वेजेस भी नहीं देते उनको कि वो सरवाइव कर सके या ग्रोथ कर सके अपने लिए, वो उसी पोजीशन में रहेंगे, मेंटेन किया जाता है। ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, इसका असर अमेरिका और यूरोप पे भी पड़ता है। कैसे पड़ता है? ये जो सस्ते की आदत हो जाती है ना इनको, कनाडा हुआ, ये देश हुए, फिर क्या होता है, ये हमारे जैसे कंट्रीज और ऐसी जो थोड़ी गरीब सी कंट्रीज हैं, ठीक है, बांग्लादेश एटसेट्रा, श्रीलंका, तो यहाँ के लोग वहां पे जाते हैं जॉब करने, इतने सस्ते पड़ते हैं उनको कि इन लोगों को वो जॉब देना शुरू करते हैं, बुलाना शुरू करते हैं, जॉब देते जाते हैं, जॉब देते जाते हैं। उनकी जो सोसाइटी के लोग हैं, तो वाइट पीपल, मतलब कनाडा में ये हाल है कि वाइट पीपल्स को जॉब नहीं है, इंडियंस को जॉब है, क्योंकि इंडियन छुट्टी भी नहीं मनाएगा, सस्ते में काम भी कर देगा। तो वहां के लोग प्रेफर कर रहे हैं कि इंडियन लेबर को ही ले लो। तो वहां के लोगों में अब रिजेंटमेंट आने लगी, वो हेट करने लगे इंडियंस को। रीजन, उनकी जॉब खा रहे हैं, उनको ये लगता है इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही, ये तो किसी भी कंडीशन में जॉब कर लेते हैं। तो वो जो रिजेंटमेंट है जो होम कंट्रीज में आ रही है अब इनके, वो भी इशू है आउटसोर्सिंग का। तो एक तरफा नहीं है प्रॉब्लम, उनको भी है प्रॉब्लम, ऐसे देशों को भी है, हमारे जैसे देशों को भी। अफ्रीका में अलग टाइप की, हमारी अलग टाइप की है, और उनकी अलग टाइप की प्रॉब्लम है। आउटसोर्सिंग से तीनों तरह के देश अलग अलग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्वेट शॉपिंग, एथिकल इश्यूज और रिजेंटमेंट इन देयर होम कंट्रीज, जहां से वो लोग आउटसोर्स कर रहे हैं हमारे जैसे देशों में। तो यहां से लेबर हम भेज रहे हैं, लेबर जा रही है, और वहां के लोगों को अब ये फील होने लगा कि उनकी जॉब हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द इशू। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया। ओके, इसमें दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं, एक लेक्चर और आएगा, चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो जाएगा अलॉन्ग विद आउटसोर्सिंग। अगला टॉपिक शायद बीपीओ और केपीओ है, बहुत इजी सा टॉपिक है। ओके।